रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ रेडियो उड़ान कोलैबोरेशन में लीगल अवेयरनेस पर फोर्टनाइट सीरीज करता है। आप सबको मालूम है और आप सब पूछते भी रहते हैं कि अगला टॉपिक क्या आने वाला है। आज का जो शो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हम सबके लिए है। इसमें बहुत क्रूशल टॉपिक्स हैं जिस पर बार बार आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की है। एक इशू तो है IBPS जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिबार कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है और क्या इस पर कोई पटिशन डाली गई है? अभी अगर डाली गई है तो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, उस पर बात करेंगे। एक और इसी तरह का मैटर है, इस पर भी मुझे बहुत बार कॉल आया आप लोगों का कि बहुत सारी स्टेट स्पेशल बीएड को मान्यता देती हैं कि जर्नल बीएड की तरह उनको जॉब मिलेगी, लेकिन कई जगह नहीं मिलती। तो स्टेटस क्या है, कोर्ट में हम क्या ढूंढ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कैग का, जो पर्सन्स विद मेंटल डिसेबिलिटीज के ऊपर है, जिन्होंने कैग में जॉब के लिए फाइल किया, एग्जाम क्रैक किया, लेकिन बाद में पता चला कि जॉब ही उनके लिए आइडेंटिफाइड नहीं थी। तो उसका स्टेटस क्या है? तो इन तीनों विषयों पर बात करने के लिए मिशन एक्सेसिबिलिटी के को फाउंडर और एडवोकेट राहुल बजाज साहब हमारे साथ रहेंगे हमेशा की तरह और डिटेल में बात करेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी, ऑलवेज गुड टू बी विथ यू। तो राहुल जी, सबसे पहले मुझे लगता है हम IBPS वाला उठाते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया है और कुछ फॉर्मल डेटा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूं कि पिछले 3 सालों में लगभग 1000 से 2000 लोगों को डिबार किया है जो मेरी नॉलेज में है, और किसी को भी एविडेंस नहीं दिया गया है रिपीटेडली पूछने के बाद। तो जो अब मिशन एक्सेसिबिलिटी इस पे क्या कर रही है, कौन सा आपने केस डाला है, क्यों डाला है, इसके बारे में हमें बैकग्राउंड दीजिए। बिल्कुल। तो हैरानी की बात यह है दानिश जी की भले ही ये चीज जैसा आप कह रहे हैं 1000-1500 बार हुई और मैंने भी सुना है, बट इस पे कोई किसी ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कभी केस नहीं डाला। हमने काफी रिसर्च की थी अपना केस करते टाइम। हमारे को एक पिटिशनर आए थे, उन्होंने IBPS का एग्जाम दिया और उसमें उनको डिबार कर दिया गया ये बोलते हुए कि आप ये एग्जाम में चीटिंग करते हुए पाए गए हैं, इन द सेंस कि आपका स्क्राइब बिना आपके बोले हुए खुद से आंसर लिखे जा रहा था। इस तरीके का हमारे पास मटेरियल है। पहले उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था
और उस शो कॉज नोटिस में भी कोई मटेरियल नहीं दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज कंक्लूजन्स वर ड्रॉन, जस्ट एलिगेशन लगाई गई थी एंड ही रिप्लाइड टू इट सेइंग दैट बॉस ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं किया, अगर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो फिर दिखाओ, बट दे कुड नॉट शो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड फिर उन्होंने उठा के उसको डिबार कर दिया, उसके स्क्राइब को भी बोल दिया कि आप आगे जाके कभी भी स्क्राइब की तरह नहीं एक्ट कर सकते इस एग्जाम में, एंड इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। तो इस चीज को फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इन द मीन टाइम दैट पर्सन हैड गॉटन सिलेक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन अ बैंक, और वहां पे ज्वाइनिंग से पहले आपको ये एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आपको कहीं और डिबारमेंट वगैरह या ब्लैक लिस्टिंग नहीं हुई है। तो द मेन इशू फॉर अस एट दिस टाइम व्हेन वी वेंट टू कोर्ट वाज that this should not come in the way the debarment of the person taking up the job as probationary officer. So therefore we approached the high court. High court ने ये अभी तो पहला ही हियरिंग हुआ है, मैटर चल रहा है अभी, बट पहले हियरिंग में हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो डिबारमेंट है दिस विल नॉट कम इन द वे ऑफ द पर्सन टेकिंग अप हिज जॉब एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम उन्होंने बैंक को बोला है जहां पे इनको जॉब मिला है कि आप इनको नहीं रोक सकते इस बेसिस पे। और लार्जर पिटिशन पे कोर्ट ने अभी नोटिस इशू किया है, तो अभी आईबीपीएस का रिप्लाई आएगा और आफ्टर दैट द मैटर विल बी एडजुडिकेटेड ऑन। तो अभी ये स्थिति है बेसिकली। तो ये इशू आपने दोनों इस पिटीशन में डाले हैं कि जो डिबार किया जाता है उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे, कोई एविडेंस दे अगर कैंडिडेट माने, या अभी सिर्फ आपका जो मेन फोकस है वो उनको प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब दिलाने में है? नहीं, दोनों चीजें हमने फ्लैग की है। अभी जो फर्स्ट हियरिंग थी उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर था बिकॉज उसकी 1 अप्रैल की डेडलाइन थी, तो बिल्कुल। उसके लिए पहले उनको क्लियर करवाना जरूरी था। बट केस में तो दोनों इश्यूज रेज किए गए हैं और लार्जर इशू पे भी अभी वो लोग अपना काउंटर फाइल करेंगे, तो उसके बाद बहस होएगी कि किस बेसिस पे डिबार किया गया। और कोर्ट भी ये चीज माना है प्राइमा फेसाई कि कोई वैलिड मटेरियल नहीं है जिसके बेसिस पे रोका गया, वरना वो भी ये नहीं कहते कि we will allow you to take up this job probationary officer वाला। तो मेरे पास 4-5 ऐसी मेल आई हैं जो कैंडिडेट ने शेयर की हैं, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने कुछ नहीं किया है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेन कई बार वो नहीं जाते, या अपने करियर को सिक्योरिटी को लेके आगे वो नहीं जाते। तो ये जो आईबीपीएस करता है, तो लीगल टर्म में थोड़ा सा समझाएं हमें, ये कौन से एक्ट के अंदर ऐसा करता है? क्या ये आरपीडी के अंदर करता है, या प्रैक्टिस इन फेयर मीन्स जो अभी हाल ही में पास हुआ था एक लॉ, उसके अंडर करता है? तो क्या आईबीपीएस को ऐसी करने की कोई पावर है? अगर है तो इसका सही वे क्या होता है? तो जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था इस केस में, उसमें जो उन्होंने लीगल बेसिस साइट किया था वो अनफेयर मीन्स वाला ही एक्ट है जो 2023 का जिसकी आप बात कर रहे हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एज सच कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं दिया है किसी कैंडिडेट को डिबार करने का, ना कि कोई आरपीडब्ल्यूडी रूल्स वगैरह में दिया है। तो करना तो उसी एक्ट के अंतर्गत होगा, और उस एक्ट में ये पावर तो है डिबार करने का, ये चीज हम चैलेंज नहीं कर रहे कि नहीं है। बट बिफोर डूइंग दैट यू नीड टू गिव द पर्सन स्पेसिफिक एलिगेशंस कि उन्होंने क्या पर्टिकुलर चीटिंग की है, कोई सीसीटीवी फुटेज है, कोई रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाटएवर इट इज, कि जहाँ पे स्क्राइब आंसर देता हुआ पाया गया है, या एक इंसान ने स्क्राइब को बोला है कि तुम लिखो ऐसे वैसे कुछ, सम मैल प्रैक्टिस, सम एविडेंस फॉर दैट हैज टू एग्जिस्ट। उस एविडेंस को आपको प्रेजेंट करके यू हैव टू गिव द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड टू दैट, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू डू दैट देन यू मे बी एबल टू टेक दिस एक्शन। और इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी की भी डॉक्ट्रिन होती है जो हमने यूज की गई है कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर हो तो आपको किसी को वार्निंग देनी होगी, यू कांट स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड डिबार देम। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि द मैक्सिमम पनिशमेंट यू कांट हैंड डाउन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। 3 सवाल हैं छोटे छोटे इसको लेके। नंबर 1 कि क्या ये जो केस है ये सिर्फ उस पर्टिकुलर शख्स के लिए ही इम्प्लीमेंट होगा, या पीछे अगर किसी को डिबार किया है 1000-1500 लोगों को तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा? दूसरी चीज, कैंडिडेट्स जो हमारे हैं उनके लिए क्या लेसन्स हैं, किस तरह से उनको बिहेव करना चाहिए? और जैसा आपने प्रोपोर्शनेट वाला बात की ही है, तो
क्या ये सारी चीजें जो दूसरे जो नॉन डिसेबल्ड है बाकी एग्जाम्स में बैठते हैं उनके साथ भी सेम होता है? जी, तो टू रिस्पॉन्ड टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये केस जो है ये स्पेसिफिक पिटिशनर का है, इट्स नॉट अ पीआईएल। और इस तरीके की इशू में पीआईएल करना भी मुश्किल है, बिकॉज हर केस अलग है, हर एक के फैक्ट्स अलग है। बट एक बार अगर कोर्ट ये चीज क्लैरिफाई कर देती है कि आईबीपीएस कैन नॉट डू दिस इन अ हाई हैंडेड मैनर, दीज आर द पैरामीटर्स दैट मस्ट बी मेट, फिर उसके बाद अदर कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो यूज दैट जजमेंट इन देयर फेवर। अब जिसका पहले से हो चुका है, अगर वो ये दिखा पाए कि ये ऑनगोइंग बेसिस पे है, मान लो मेरे को 5 साल के लिए डिबार किया गया है और उसमें के 2.5-3 साल अभी भी बचे हैं, देन इन दैट केस दे मे ऑल्सो बी एबल टू कम टू कोर्ट एंड गेट रिलीफ। बट ऑब्वियसली अगर किसी का जैसे 1 साल का डिबारमेंट है और वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, तो फिर उसका कुछ आके फायदा नहीं होगा, अनलेस वो ये दिखा पाए कि आगे जाके मुझे सब जगह पे डिक्लेयर करना पड़ रहा है और उस वजह से मुझे प्रेजुडिस हो रही है। तो यू हैव टू शो सम काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग हार्म to be able to get relief. That's one part. Second is yes, absolutely. Proportionality का प्रिंसिपल तो हर एग्जाम में अप्लाई भी होता है, और इसमें एक काफी अच्छा एग्जाम्पल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विकास कुमार के केस में, ये बोलते हुए कि अगर कोई ड्रेस कोड में अपने चिट्स छुपाता है एबल बॉडीड स्टूडेंट, तो आप उसको पनिश करते हो, आप उसको डिबार करते हो या वॉटेवर। आप ये नहीं करते कि आप सब लोगों को ऐसा ड्रेस कोड पहनने को बोलो कि उसमें वो बैठ ही ना पाए जस्ट बिकॉज चिट्स रखने का पॉसिबिलिटी है, ताकि वो ठीक से एग्जाम ही ना दे पाए। तो द पॉइंट बीइंग दैट इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड जो कुछ एक्शन लेना है, एंड एविडेंस बैक्ड होना चाहिए। आप अस्यूम नहीं कर सकते कि रॉन्ग प्रैक्टिस हुई ही है अननेसेसरीली। सो प्रोपोर्शनैलिटी तो डेफिनेटली हैज टू बी अप्लाइड इन ऑल सच केसेस। लॉ में राहुल साहब एक नया दौर देख रहे हैं हम पिछले 5-7 सालों से। राइट। जो ओनस है वो विक्टिम पे डाल दिया जाता है रेदर Right. देन इन्वेस्टिगेटर, इन मेन Right. स्ट्रीम भी और इन डिसेबल्ड भी। इस केस में भी ओनस अभी तक डिसेबल्ड पे था कि आप Correct. प्रूव करो कि आपने नहीं किया, जबकि अगर सामने वाला बार बार पूछ रहा है कि भाई एविडेंस दे दो, कोई रिकॉर्डिंग दिखा दो, कोई फोटो दिखा दो, कुछ वीडियो दिखा दो, तो दे आर कंप्लीटली मम। That's तो correct. डू यू थिंक कि ये प्रेजुडिस है, ये बायस्ड है रेदर देन डिबार करना? क्योंकि एक बार आप डिबार करके सीधा, जैसे आपने बताया कि आप पहला स्टेप वॉर्न नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश कर रहे हो कि रिक्रूट ना करें, और ये हमने देखा है सदियों से प्रेजुडिस डिसेबल्ड के अगेंस्ट। तो क्या ये वो माइंडसेट आप दिखाता है, और ओनस किस पे होना चाहिए इस केस में? और लास्ट सवाल, हमारे कैंडिडेट्स को क्या लेसन लेना चाहिए इन चीजों से? राइट। तो द फर्स्ट थिंग आई विल से इज कि अभी तक किसी ने भी ये इशू को लीगली अभी तक टेस्ट नहीं किया है कोर्ट में। एंड जैसा आप कह रहे हैं, वन पार्ट ऑफ इट वुड बी फाइनेंशियल लिमिटेशंस या फिर रेपुटेशनल इश्यूज, जिस वजह से लोग अपने डिपार्टमेंट को जाकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं करते हैं। सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इज कि आईबीपीएस एक तरीके से अनकैनलाइज्ड या अनगाइडेड तरीके से ये चीज करता आ रहा है, हाई हैंडेड तरीके से, और अभी तक कोई कोर्ट ने उनको नहीं कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते या दिस इज हाउ यू मस्ट डू इट। तो इस वजह से वो लोग दे आर हैप्पीली कंटिन्यूइंग टू डू इट, नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि ये लॉफुल है, ये प्रोपोर्शनेट है, ये वैलिड है या नहीं। तो इसलिए इसको चेक करना जरूरी है ना, वेदर इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजुडिस। सो एट सम लेवल विद इन द सिस्टम ये प्रेजुडिस तो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में के अगेंस्ट की, they are getting some untoward advantage. That is the only way in which they are able to succeed. तो ये thought process तो है in some circles, we can't deny that. But at the same time कुछ valid instances भी होते हैं scribe के misuse के, जिससे हम नहीं भाग सकते. So it has to be an individualized approach, and you're absolutely right कि you can't assume the candidate to be guilty. You have to make out your case. बट अभी तक यही है कि उनको भी कोई एक थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है अगर कोई चैलेंज ना करे कि क्या फर्क पड़ता है नहीं भी किया तो, हाउ फार विल इट गो, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लें, अगर एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इस इशू पे कि एक डिसेबिलिटी का परसेंटेज बेस्ड थ्रेशोल्ड नहीं रख सकते। जैसे उस
केस में उस बंदे को 90% डिसेबिलिटी थी और हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि 60% से ज़्यादा अगर होगी तो हम आपको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नहीं बनाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये टोटली अनलॉफुल है, जजमेंट्स वगैरह के कॉन्ट्ररी है, और 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पे कि आप ऐसा चीज कर ही कैसे सकते हो। So when that kind of action gets taken, then obviously, the message percolates to them that you need to be more careful and circumspect. And so far as your other question is concerned about what candidates need to do, they definitely need to be very vigilant. अगर ऐसा कोई इशू हो रहा है where they are being wrongly debarred without any valid basis, they must take it up. I mean, we are also there to help out, and अगर फाइनेंशियल नहीं, कैपेसिटी जो नहीं करते भी। हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या, क्योंकि देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी एक इंडिविजुअल डिसेबल्ड है वो कम्युनिटी का ब्रांड एम्बेसडर है। तो राइट, हमारे मुंह पे लोग ना बोले, लेकिन इस चीज से हम नहीं भाग सकते कि दूसरी डिसेबिलिटी के लोग और साइटेड लोग, जैसे नीतू जी का केस हमने डिस्कस किया था, तो राइट, खुलेआम हमारी कम्युनिटी को इंसल्ट किया जा रहा है और एक्सपोज किया जा रहा है रेदर। तो राइट। ऐसे लोगों को कैसे हम, क्या किया जाना चाहिए, उनको क्या समझना चाहिए कि वो एक लार्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसी चीजें ना करें। नहीं, वो तो है ही, एब्सोल्युटली। जो लोग मिसयूज कर रहे हैं स्काइप का, फॉर देम, आई मीन, द होल थॉट प्रोसेस इज फ्लॉड। तो वो चीज तो हैज टू बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स। एंड उनका खुद का इंडिविजुअल करियर भी दे आर पुटिंग इन जेपर्डी। कम्युनिटी इंटरेस्ट तो है ही जेपर्डाइज हो रहा है, एज यू आर सेइंग। स्काइप के भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं, बिकॉज कभी कभार स्ट्राइप्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है खुद के एग्जाम में बैठने के लिए भी। मैंने उस दिन कैट में एक ऐसा केस भी देखा कि स्क्राइब को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि आप खुद भी कोई एग्जाम नहीं दे सकते, नॉट जस्ट एज अ स्क्राइब। तो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस तो होने ही है, ऑफ कोर्स इट इज एब्सोल्युटली इम्प्रॉपर। तो ये चीज तो पीपल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट इनटू दिस जस्ट इन अ बिट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एनीथिंग गोज, ये मेंटालिटी नहीं हो सकती। राइट, चलिए, तो जैसे इस केस पे कुछ और आता है डेवलपमेंट तो वी विल डिस्कस अगेन, बिकॉज जी, इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर अमंग अवर पीपल। तो दूसरे इशू को पकड़ते हैं अब, बीएड, स्पेशल बीएड वर्सेस जनरल बीएड। राइट। सबसे पहले तो हमने ये समझना है आपसे कि क्या जो स्पेशल बीएड का स्टेटस है वो स्टेट वाइज डिफर करता है, या एक ही हर जगह पे है कि ये दोनों के लिए इक्विवेलेंट है, या दोनों में फर्क है फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव? तो इसमें पोजीशन ऐसी है दानिश जी कि इट रियली डिपेंड्स ऑन कौन सा एम्प्लॉयर है और वो क्या अपने एडवर्टाइजमेंट में लिख रहा है। जैसे हमारा जो केस है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड है। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एक बॉडी है जो उन स्कूलों में रिक्रूट करती है। तो उन्होंने अपने एड में ये लिखा था कि यू हैव टू हैव अ बीएड डिग्री, ठीक है। ये नहीं बोला था कि जनरल बीएड या स्पेशल बीएड। बट इसमें एनसीटीई जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और उनके तो पैन इंडिया बेसिस पे अप्लाई करते हैं गाइडलाइंस एंड रूल्स। उसमें उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि बीएड हैज टू मीन बीएड फ्रॉम एन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एंड दूसरा कोई बीएड नहीं माना जाएगा। और प्लस इसमें एक 2018 में एक स्पेसिफिक कमिटी का रेफरेंस भी है जिसमें एनसीटीई ने कमिटी बिठाई थी, क्योंकि उनको लोगों से बहुत क्वेरीज आ रहे थे कि स्पेशल बीएड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा एज इक्विवेलेंट। तो उस कमिटी ने ये कहा कि नहीं माना जाएगा स्पेशल बीएड ऑन द सेम फुटिंग एज अ जनरल बीएड। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और ये पैन इंडिया ही होएगा अनलेस कोई अपने एडवर्टाइजमेंट में बोले कि अ जनरल और स्पेशल बीएड विल बोथ बी रिकॉग्नाइज्ड, या फिर जनरल बीएड और इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ बोले अगर खुद ही ऐड में। अगर वो सिर्फ जनरल बीएड या सिर्फ बीएड बोल रहा है, फिर आप फंस सकते हो अगर आपका स्पेशल है तो। आपने क्या केस फाइल किया है अभी? हमारा केस जो था, ये 4 लोग बेसिकली थे। इनका चारों का स्पेशल बीएड है जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से है, एंड इनको रिजेक्ट कर दिया गया ये ग्राउंड पे कि आपका बीएड जो है वो जनरल बीएड नहीं है, जो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से नहीं है। तो इस चीज को हमने चैलेंज करते हुए हम हाई कोर्ट में गए।
अभी हमारी उम्मीद तो ये थी कि हम इस बेसिस पे, बिकॉज इस पे एक जजमेंट है हाई कोर्ट का पिछले दिसंबर का, जहां उन्होंने बोला है ये बीएड इज अ बीएड, चाहे फिर वो जनरल हो या स्पेशल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सो लॉन्ग एज स्पेशल बीएड है, आई मीन उसको भी कहा गया है क्योंकि जजमेंट्स में कि उसको सेम फुटिंग पे लाओ जनरल बीएड के जैसे। बिकॉज अल्टीमेटली इंक्लूसिव एजुकेशन परस्यू करने के कॉन्टेक्स्ट में पीपल में एंड अप परस्यूइंग अ स्पेशल बीएड, राइट? It's not always a matter of choice even. So that you cannot be penalized for that basically. That's what is sought to be emphasized. तो ये जजमेंट तो था, तो उसको यूज करते हुए हम चाह रहे थे कि इनको भी मिल जाए जॉब। बट अब कोर्ट ने हमको ये कहा है कि आप इस पिटिशन को फिर से रीड्राफ्ट करके फाइल करिए, और उसमें जो एनसीटीई के रेगुलेशंस हैं 2014 के, और जो 2018 का कमिटी का रेफरेंस है विच आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट, उसको आप चैलेंज करिए। बिकॉज जब तक वो रहेगा तब तक हम नहीं इनको जॉब दे सकते। और ऑलरेडी एक केस है जो स्कोर फाउंडेशन है जॉर्ज इब्राहिम जी की, जिन्होंने इस रेगुलेशंस को चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में। वो काफी पुराना केस है, 8-9 साल पुराना, वो अभी भी पेंडिंग है। तो उस केस में ये चैलेंज की गई है, तो हमको अपने केस को उस केस के साथ टैग करा के ये रेगुलेशंस को अब सेट असाइड कराना होगा, या फिर क्लैरिफाई कराना होगा, या रिकंसिडर करवाना होगा। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। मुझे ये समझ नहीं आता है, मेरे दो सवाल थे लेकिन वो दोनों का आंसर आपने अपने प्रीवियस रिमार्क्स में कर ही दिया है। राइट, जब ये कोर्स डिजाइन किए जाते हैं, राइट, और ऑब्वियसली बीएड इज अ कोर्स विच इज फॉर द जॉब, करेक्ट। तो ये वहां क्लैरिफाई क्यों नहीं कर दिया जाता है कि भाई बीएड तो बीएड है, जैसे पिछली जजमेंट का भी आया, आप Right. जब किसी को कोर्स करवा रहे हो तो ऑब्वियसली वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा बाद में। तो Right. ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आती क्यों है? जब ये पॉलिसीज बनती हैं तब कहाँ होती है? हम लोग जहाँ जो भी इवन हर जगह तो हमारे लोग नहीं रिप्रेजेंट हो सकते, जैसे रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस है इंडिया में, तो जी। क्या बाकी लोगों के माइंड में ये नहीं आता कि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर लीगल एडवाइस ली जाएगी? नंबर एक। सेकंड, जब जो आपको हाई कोर्ट ने कहा कि आप एनसीईटी को जाके चैलेंज करिए उनकी गाइडलाइंस को, करेक्ट। तो वर यू नॉट अवेयर बिफोर फाइलिंग दिस केस? तो व्हाई डिड यू वेंट फॉर व्हेन यू हैड दिस आइडिया इट इज गोइंग टू हैपन? जी, तो जो पहला वाला एस्पेक्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि इट डज डिस्टॉर्ट और क्रिएट, आई मीन इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम हैविंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। द फैक्ट कि यू नो जस्ट बिकॉज आपने आरसीआई से किया है, विच एज आई एम सेइंग मेनी टाइम्स पीपल मे डू जस्ट बिकॉज वहीं पे उनको इंक्लूसिव एजुकेशन मिल पा रहा है। और द ओनली थिंग विद द स्पेशल बीएड इज कि उसमें एक एडिशनल एस्पेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ऐसा नहीं है कि द जनरल बीएड के एस्पेक्ट्स आर नॉट कवर्ड। बट टू आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ व्हाई it gets promulgated into law such things and they are not challenged, so to that extent इसमें आरसीआई का भी इम्पोर्टेंट रोल है। और ये मैंने आरसीआई के चेयरपर्सन को भी बोला है कि यू हैव टू टेक इट अप विद एनसीटीई। अब जो बन गए सो बन गए, तब कैसे बने दैट आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन, बिकॉज उस टाइम पे क्या प्रोसेस था, किसने क्या रिप्रेजेंटेशन लिखे। बट नाउ आरसीआई डेफिनेटली नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर एंड दे नीड टू टेक दिस अप विद द एनसीटीई। पर अल्टीमेटली उनकी खुद की डिग्री को एक वीकर फुटिंग पे माना जा रहा है, सेकंड लेवल की मानी जा रही है, राइट? सेकंड क्लास सिटीजनशिप का उसको स्टेटस दिया जा रहा है। तो दे नीड टू चैलेंज दिस एंड sort of work with NCT to get this rectified. That is one part. Second is हमारा जो केस फाइल किया गया था, so the thing is कि देखिए, अगर कोई भी regulations की validity आपको चैलेंज करनी पड़े तो वो फिर एक लंबी लड़ाई हो जाती है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कोर्ट्स इतना आसानी से नहीं स्ट्राइक, मतलब नहीं बोलते कि ये इनवैलिड है। तो कोशिश इंसान की ये होती है कि वो ना किए ही, अगर आप बिना वो किए, इफ यू कैन गेट सम काइंड ऑफ रिलीफ। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, हमने इस पे पहले भी शो किया हुआ है, जो एमबीबीएस वगैरह के केसेस होते हैं जिसमें किसी को रोक दिया जाता है एमबीबीएस करने से जस्ट बिकॉज देयर डिसेबिलिटी परसेंटेज इज अबव 40% या 50%, जबकि रेगुलेशंस ही वो इम्पोज करती हैं सीलिंग्स। बट स्टिल कोर्ट्स कभी कभार इंडिविजुअल केसेस में उन रेगुलेशंस को स्ट्राइक डाउन किए बिना ही
उस इंसान को रिलीफ दे देते हैं। तो हमारी उम्मीद यही थी कि अगर इस इशू और दूसरी चीज हमने ये भी कोर्ट में आर्ग्यू की कि एड में ये नहीं लिखा है हमारे वाले में कि बीएड एज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस बेसिस पे हमने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश तो की, प्लस हमारे फेवर में एक 2 जज बेंच का जजमेंट था, जबकि ये मैटर सिंगल जज के सामने था, जो मैंने बताया बीएड इज बीएड वाला जजमेंट। तो वी वर थिंकिंग कि उससे हो जाएगा काम, बट अब उन्होंने ये, उनकी भी बात सही है जज की कि अनलेस ये रेगुलेशंस को हम साइड करें, अनलेस वी फाइंड अ वे टू गेट ओवर इट, वी कांट गेट एनी रिलीफ। तो अब करेंगे इसको, थोड़ी सी लंबी लड़ाई हो सकती है, बट तो आप सो केस बी का इट। मेरिट देखते हैं या केस को क्लाइंट की तरह डील करते हैं कि कोई भी आ जाए भाई, हमारा तो काम है, हमें तो लेना ही है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन द सेंस कि आई मीन वन पार्ट ऑब्वियसली इसके आप कोई फ्रिवोलस केस नहीं करोगे, इन द सेंस कि अगर कोई जस्ट बिकॉज कोई डिसेबल्ड इंसान है, वो अगर कोई भी चीज मांग रहा है, उसने कुछ भी किया हो, तो जस्ट ऑन दैट बेसिस उसका केस टेकअप करें, दैट कैन नॉट बी डन। एक बेसिक मेरिट होना चाहिए केस में, बिकॉज अननेसेसरीली आप कुछ भी फाइल कर रहे हो, भले अगर आपको पैसे भी दे रहा है तो जस्ट फॉर दैट रीजन तो वो तो नहीं कर सकते आप। सो दैट इज वन पार्ट, बट एट द सेम टाइम आई विल से कि समटाइम्स इंसान बाहर से बैठ के देखेगा तो उसको लगेगा यार कि अब जैसे अभी तीसरी जजमेंट जो हम बात करेंगे, इसमें ये एग्जैक्ट जो टेंशन आपने रेस किया इन 2 चीजों के बारे में, ये सामने आएगी कि कभी कभार अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश वाली बात हो जाती है, कि जो रिलीफ मिल रहा है इंसान को लेके आगे बढ़ना रहता है, बिकॉज वो क्लाइंट को तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता बहुत कि लार्जर उसके रैमिफिकेशंस क्या हैं, और उसका जॉब जा रही है या उसको कुछ एजुकेशन जा रही है, तो ही विल वांट कि वो प्रोटेक्ट होए। तो इट्स ऑलवेज अ बैलेंसिंग एक्ट, आई वुडंट से कि, बट एट द सेम टाइम मतलब आप ये भी नहीं चाहोगे कि आप कोई भी चीज के माउथ पीस बन जाओ जिसमें आप खुद विश्वास भी नहीं करते, एंड स्पेशली इस फील्ड में तो वो नहीं करोगे, क्योंकि वही करना है तो फिर इंसान जाके कोई बहुत बड़े कमर्शियल फर्म में काम करे, अगर सिर्फ पैसा कमाना ही एम हो तो वो चीज तो है। बिल्कुल। आई ऑलवेज एडमायर यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। जी। और ये बताएं कि अब बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली, राइट, जिन्होंने बीएड की है, स्पेशल की है। राइट, मैं जब लास्ट सवाल पूछा था तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी कोर्स डिजाइन करते हो, आपको अगर जनरल के साथ नहीं भी इक्वेट करना स्पेशल बीएड को, तो एटलीस्ट राइट, स्पेसिफाई फॉर द पीपल, उनकी चॉइस है, फिर भी जाना चाहते हैं या नहीं जाना बिल्कुल, चाहते। बिल्कुल। तो आप स्पेसिफाई भी नहीं करते, उनको छोड़ देते हो लूप में, ना इधर का ना उधर का। तो अब इस शो के माध्यम से अभी तक लोगों को क्लैरिटी नहीं हुई है, पैन इंडिया में अब स्पेशल बीएड को वो जनरल के बराबर माने नहीं माने, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करेगा, वो लोग क्या समझे हमारी डिस्कशन से। ये एड टू एड वेरी करेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी है तो आप उनको लिखिए उस अथॉरिटी को, जब ऐड आ रहा है तभी। अगर बिकॉज अगर उसने डायरेक्टली बोल दिया कि बीएड और इक्विवेलेंट, ये चीज अगर उसने बोल दी, ठीक है, तो फिर तो आप कवर्ड हो, मतलब फिर तो आपका, क्योंकि इक्विवेलेंट में तो स्पेशल बीएड आएगा, इस पे तो कोई इशू नहीं है। बट अगर वो सिर्फ बीएड बोल रहा है या जनरल बीएड बोल रहा है, फिर आपको उसको लिखना चाहिए अथॉरिटी को कि सर मेरा स्पेशल बीएड है आरसीआई से, क्या ये इक्विवेलेंट माना जाएगा या क्या इसको कंसिडर किया जाएगा या नहीं। अब काफी बार आप भी जानते हैं कि वो जवाब नहीं देंगे उस चीज का, तो इंसान वो वन में गेट स्टक। तो उस केस में तो कोई और चारा नहीं है कि आप अप्लाई करो एंड देन सी हाउ इट वर्क्स आउट, और फिर अगर रोक रहे हैं तो देन यू हैव टू चैलेंज इट, अनलेस ऑफ कोर्स ये चीज को हम क्लैरिफाई करवा सकते हैं कोर्ट से, तो अभी कोशिश करेंगे कि लार्जर लॉ भी क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि आगे जाके, बिकॉज ये चीज को रिजॉल्व तो करना है वन वे और दी अदर, चाहे फिर वो पॉलिसी लेवल से हो या कोर्ट से हो, क्योंकि इक्विवेलेंट तो मानना ही पड़ेगा उनको, बिकॉज ये चीज तो गलत है उनकी कि इसको नहीं मान रहे, जबकि कोर्स का कंटेंट अगर आप देखेंगे तो लार्जली सिमिलर है, इनफैक्ट ज्यादा ही है, जैसा मैंने पहले बोला। तो कुछ टाइम की ये बात है, तब तक आई वुड से एड का कंटेंट, एड की लैंग्वेज क्या है वो देखना ज्यादा जरूरी है, जैसा मैंने बताया ही है। और अगर एम्बिग्यूअस है तो उनको लिख के देखिए फिर क्या निकल के आता है। तो एनसीटी वाला जो गाइडलाइन है, ये पैन जी। इंडिया एप्लीकेबल है या स्टेट्स का अपने राइट्स हैं एजुकेशन को लेके? तो अगेन आप एड पर ही एम्फसाइज करेंगे, ये एनसीटी वाला पूरे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू है या पैन इंडिया? देखिए, द मोमेंट यू से अ बीएड डिग्री, माना ये जाता है
कोर्ट्स वगैरह के द्वारा कि वो एनसीटीई के द्वारा जो पैरामीटर्स लेड डाउन है उसके हिसाब से बीएड डिग्री होगा ऑल ओवर द कंट्री। तो इस वजह से वो एनसीटीई वाली चीज जो है वो बीच में आ जाती है। अगर एड क्लियरली बोल रहा है कि इक्विवेलेंट माना जाएगा या स्पेशल बीएड माना जाएगा फिर कोई इशू नहीं है। अगर वो सिर्फ बीएड बोल रहा है, भले वो एनसीटी का डायरेक्टली रेफरेंस दे भी नहीं रहा है, तो भी ये रिस्क हो सकता है कि वो एनसीटी वाली गाइडलाइंस आपके अगेंस्ट यूज की जाए और आपको रोका जाए क्योंकि आपका स्पेशल बीएड है। इसमें एक दो चीजें और हैं दानिश जी जो मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज आपने जैसे बात की कि स्टेट्स में क्या होता है, तो ये स्पेशल बीएड का तो एक केस है, बट इसमें एक और रिसेंट जजमेंट भी है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो मैंने आपके शो में वो जो वीकली अपडेट्स होते हैं उसमें बताया था। आशा धोंडेकर का केस है वो। उसमें ये था कि वो एक ग्रुप डी जॉब था, डी एज इन दिल्ली, महाराष्ट्र में, और वहां पे ये था कि आपको 10th पास होना चाहिए एसएससी, ठीक है, जो वहाँ का महाराष्ट्र का बोर्ड है। बट इस बंदे को जो डिग्री थी ये उत्तमा करके कोई बोर्ड है वहाँ पे महाराष्ट्र में, उससे मिली थी। तो वो भी एक ब्लाइंड इंसान था। तो उस केस में कोर्ट ने रीजनेबल अकोमोडेशन का प्रिंसिपल भी अप्लाई किया है, ये बोलते हुए कि आप प्रोसीजरल बैरियर्स नहीं लगा सकते किसी के पाथ में, आपको उसको एनेबल करना है, और ये नहीं कि उसको और रोकना है, ऑब्स्ट्रक्ट करना है। तो उस बेसिस पे भी उस बंदे को जॉब दे दी गई थी। तो कभी कभार ये आर्ग्यूमेंट भी आपके फेवर में आ सकती है, बट हमारे वाले केस में जब हमने ये यूज किया तो कोर्ट ज्यादा कन्विंस नहीं था। उन्होंने कहा कि देखो भाई, एड में जो लिखा है सो लिखा है, इसमें कोई रीजनेबल अकोमोडेशन का इतना रोल नहीं है, जो एड है सो है, खत्म बात। तो कुल मिला के एड पे विजिलेंट रहना है कैंडिडेट्स को जी अभी तक। बिल्कुल। एक और मैं बताना चाहूंगा, ये स्पेशल बीएड वर्सेस जनरल बीएड का तो नहीं है, बट इशू सेम है, क्योंकि एक और रिलेटेड केस भी था हमारा। वो भी एक ब्लाइंड इंसान है, उनकी जो डिग्री है वो संगीत प्रभाकर की डिग्री है, जो संगीत प्रयास समिति जो इलाहाबाद में है वो इशू करती है। क्योंकि काफी लोग इस फील्ड में म्यूजिक में भी जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी वगैरह की केस में। तो उनकी संगीत प्रभाकर की डिग्री है, जबकि उसने एड में बोला था बीए इन म्यूजिक होना चाहिए। तो इस चीज पे भी अभी बहस चल रही है कि वो बीए इन म्यूजिक और संगीत प्रभाकर को इक्विवेलेंट माना जाए या नहीं। तो ये सिर्फ जनरल और स्पेशल बीएड का खेल नहीं है, ये एक लार्जर इशू है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। बिल्कुल, इस पे भी हम बात करेंगे डिटेल में। ये भी बड़ा रेलिवेंट इशू आपने पिक किया है। अब आते हैं तीसरे केस में। ये तो बड़ा मजेदार है, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, सब कुछ हो गया, बाद में पता चला कि जो भी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो ये पूरा केस क्या है? जी, तो इसमें देखिए दो लोग थे जो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कैंडिडेट्स थे। इनमें से एक को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है और एक को मेंटल इलनेस है, जिन दोनों को रिजर्वेशन देना है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत। जो पिछला वाला एक्ट था 95 का, उसमें नहीं था रिजर्वेशन का प्रोविजन इस कैटेगरी के लिए, जैसे आप जानते हैं। उस एक्ट में केवल विजुअल, हियरिंग और लोकोमोटर को रिजर्वेशन दी जाती थी। तो 2018 में एक ऐड आया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए। उसमें उन लोगों ने कहा कि वीएच, एचएच और ओएच को तो रिजर्वेशन दी ही जा रही है, बट साथ ही साथ जो नए डिसेबिलिटियां हैं 2016 एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि एसएलडी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म वगैरह, इनको भी इंकरेज किया जा रहा है कि आप भी कृपया अप्लाई करें, सब्जेक्ट टू देयर पोस्ट बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट, ऐसा लिखा था एड में। एज इन जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट टू दैट आप अप्लाई करें। तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट इशू करने से पहले, एडवर्टाइजमेंट आया मई 2018 में, ठीक है, 5 मई को, इन्होंने एक 14 मई को मीटिंग रखी जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, वो ये, या फिर ऑडिटर का भी, वो ये कैटेगरी डी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस के लिए नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। और ये चीज कैंडिडेट को कभी नहीं बताई गई, क्योंकि ये एड इशू होने के बाद डिसीजन लिया गया 9 दिन बाद। और कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, एग्जाम क्लियर किया, उन्होंने अपना प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया, उनको एलोकेशन भी मिल गया कि आप ऐसे ऐसे ऑफिस में जाएंगे। और फिर उसके बाद जब उनके पीयर्स की ज्वाइनिंग शुरू हुई, तब उनको पता चला कि मेरी तो ज्वाइनिंग हो नहीं रही है। तो देन दे आस्क्ड कि क्या हो रहा है, तो तब पता चला कि उनके डॉसियर रिटर्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया था इनके कैटेगरी के लिए, और ये चीज को इनको 3.5 साल के बाद पता चला। तो ये दिस इज द बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस केस। डिपार्टमेंट बता दीजिए कौन सा है? तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग की ये पोस्ट थी,
दोनों ऑडिटर की पोस्टें हैं, और जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। तो अब जो केस आपने फाइल किया है, ये कहाँ पे फाइल किया है, स्टेटस क्या है? तो अब तो ये केस खत्म हो गया, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। पहले इसको कैट में चैलेंज किया गया था 2022 में, 21 में रादर, जब इन लोगों का रिजेक्शन हुआ। तो कैट ने ये कहा कि आप लोगों ने इनको बताया भी नहीं कि इनके लिए पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है। दूसरा चीज कैट ने ये कही कि जो DPWD की जो लिस्ट है 4 जनवरी 2021 की, जिसमें अबाउट 3500 पोस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, उसमें ये पोस्ट आइडेंटिफाइड है इन लोगों के लिए, राइट? तो वो लिस्ट प्रिवेल होनी चाहिए, बिकॉज जो इनका फाइनल ऑफर अपॉइंटमेंट वगैरह इशू है वो 4 जनवरी 2021 के बाद हुआ है। और वो लिस्ट नेचुरली ज्यादा इंक्लूसिव है, एज यू कैन इमेजिन, बिकॉज उसमें वाइडर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ है। एंड पार्ट ऑफ द रीजन वाई DPWD को ये टास्क दिया गया ये लिस्ट बनाने का, इज बिकॉज दे आर एन एक्सपर्ट बॉडी ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज। वो सब डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करके, सलाह मशवरा करके ही पोस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जबकि कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट करेगा, उनको इतनी अवेयरनेस हो ये हम नहीं अज्यूम कर सकते, जैसे कि कैग हो गया या कोई भी हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये DPWD की लिस्ट को आप मानिए, और इफ रिक्वायर्ड आप इनका एक फिर से मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, ताकि इनकी सूटेबिलिटी एसेस हो पाए, और फिर इनको या तो ये पोस्ट दीजिए। हाँ, दूसरी चीज एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब इनका रिटर्न किया गया डॉसियर, तब इनको ये कहा गया कि आपको ऑल्टरनेटिव पोस्टिंग दी जाएगी, तो वो भी नहीं दी गई कभी भी। तो फिर कैट ने कहा कि चलो भाई ऑल्टरनेटिव दे दो, अगर मेन वाली नहीं दे सकते मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद। तो फिर अथॉरिटीज ने कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं किया, उन्होंने उस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, राइट? और हाई कोर्ट ने कैट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया ऑल टुगेदर। हाई कोर्ट ने बहुत ही हाइपर टेक्निकल व्यू लिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये बोलते हुए कि एड में कहा गया था कि सिर्फ OH, HH और VH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आपने उस टाइम पे एड चैलेंज करना चाहिए था। अब एड चैलेंज नहीं किया, तो अब आपका रिजेक्शन आया, तो अब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, ये बोला हाई कोर्ट ने। तो इस चीज को फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में, ये जुलाई में मैटर फाइल हुआ था, तो अभी फरवरी में डिस्पोज ऑफ हुआ है फाइनली। तो सुप्रीम कोर्ट में सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुने उन्होंने। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि ये तो आपकी काफी डिसेबल्ड थिंकिंग दिखाता है कि आपने SLD के लिए क्लरिकल पोस्ट तक आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, सेक्शन ऑफिसर का या इवन मल्टीटास्किंग स्टाफ टाइप के पोस्ट भी आइडेंटिफाई नहीं किए, ग्रुप बी तो दूर की बात रही। तो ये क्या प्रोसेस है बेसिकली? और फिर उन्होंने कहा कि 4 जनवरी 2021 वाली जो लिस्ट है, उसके हिसाब से आप देखिए कि ये पोस्ट आइडेंटिफाइड है या नहीं है, और फिर वापस आइए। तो उसके बाद एक हियरिंग में तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर कोर्ट ने और पुश किया, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, जो ग्रुप सी की एक पोस्ट, जैसे मेरे क्लाइंट को जो पोस्ट थी वो ग्रुप बी की पोस्ट थी, वो एक ऑफिसर लेवल पोस्ट थी, बट इन्होंने कहा कि नहीं, एक ग्रुप सी की पोस्ट है ऑडिटर लेवल की, जो एक क्लरिकल पोस्ट है, ये आइडेंटिफाइड है इन लोगों के लिए। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर ये आइडेंटिफाइड है तो इसी पोस्ट पे इनको अकोमोडेट करो। तो इस बेसिस पे ये मैटर क्लोज हुआ। मेरी समझ से ये चीज परे है, 3 केस हमने डिस्कस किए। हाँ IBPS में लोगों को डिबार किया जाता है जी, और कोई एविडेंस नहीं दिया जाता उनके मांगने जी। पे। जी बीएड स्पेशल और जनरल में बीएड वालों को ये नहीं बताया जाता कि ये इक्विपलेंट है या नहीं है, उनको Right. कहाँ जॉब लेनी है, पॉलिसी बनाते हो, लेकिन जो कैंडिडेट है उनको ही नहीं पता। राइट। तीसरे केस में आपने मीटिंग की, आपने कहा कि ये जॉब आइडेंटिफाइड नहीं है, उसके बावजूद आपने जिन कैंडिडेट्स को बताना चाहिए नहीं बताया, कोई कोरिजेंडम नहीं निकाला, कोई वेबसाइट Correct. पे नहीं डाला। तो माइंडसेट क्या है ये सबके पीछे की? इतना तो इनको पता ही होना चाहिए ना, इतनी बड़ी अथॉरिटीज को, कि अब जो भी कर रहे हो कम से कम उसका कुछ नोटिफिकेशन निकालो या कोई Correct. डालो। तो कुल मिला के जो समझ आ रहा है, दे आर नॉट टेकिंग अ सीरियस। That is right. To a large extent, you are right. Because especially ये थर्ड केस में, तो एक तो उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई नहीं की, बताया भी नहीं, उसमें भी कोई DPWD का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उस कमेटी में, एंड दे एक्सक्लूडेड दीज कैंडिडेट्स। और उसके बाद भी उन्होंने कैट की जजमेंट जो काफ़ी रीजनेबल थी उसको ना कंप्लाई करते हुए उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है।
And in all three cases, you're right, it indicates a pattern of indifference on the part of the authorities, which should prompt introspection. जो आपके कैंडिडेट थे तो क्या अल्टीमेटली दे आर सेटिस्फाइड कि उनको बी से सी में डाला गया? आर दे सेटिस्फाइड एटलीस्ट उनको लड़ने के बाद कुछ मिला, या कुल मिला के कंप्रोमाइज करवाया गया है कोर्ट के थ्रू भी? जी, तो व्हाट इज योर व्यूज ऑन दिस? जी, तो ये बात आपकी सही है। तो कोर्ट का ये मानना था कि अब इतने सालों से ये लिटिगेशन चल रही है, 2018 का साइकिल है, लेट्स ब्रिंग दिस टू अ क्लोज, उस तरीके के सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से उन्होंने कहा। जबकि मेरा ये मानना है कि कोर्ट कुड हैव गॉन फर्दर एंड सेड कि आपने पहले जो पोस्ट दी है उसी पोस्ट में आपको अकोमोडेट करना है, या उसी सर्विस बेनिफिट्स और पे स्केल वाले पोस्ट में अकोमोडेट करना है। और बैकडेटेड बेनिफिट्स भी दिए जा सकते थे, जैसे ये प्रभु कुमार के केस में दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था, वो 60 और 90% वाला। बट इस केस में नहीं दिया, तो वो तो कोर्ट की विजडम है। बट इसमें ये जरूर है कि हमने ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी कि अगर कोई फीडर कैटेगरी की पोस्ट आइडेंटिफाइड है तो प्रमोशनल वाली विल बी डीम्ड टू बी आइडेंटिफाइड। ये 4 जनवरी के नोटिफिकेशन में दिया है। तो अगर ग्रुप सी की आइडेंटिफाइड है तो ये अजम्पशन होगी लॉ में कि ग्रुप बी की भी आइडेंटिफाइड होगी। बट ये चीज से कोर्ट गॉट अ लिटिल एंग्री एंड दे सेड कि अब हम मैटर ही डिसमिस कर देंगे, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को। तो एट सम पॉइंट वन हैज टू बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश काइंड ऑफ अ सिचुएशन हो जाती है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि कभी कभार आइडियली आप चाहोगे कि कुछ डिफरेंट आउटकम हो, बट जिस किसी बंदे के पास जॉब ही नहीं है 6-8 साल से, उसको अभी के लिए ग्रुप सी जॉब भी मिल जाए, एटलीस्ट दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। आगे जाके फिर प्रमोट होके इंसान ऊपर आ सकता है, राइट? उसमें भी और फाइट लग सकती है, ट्रू, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट समवेयर, यू स्टार्ट अर्निंग समथिंग एंड यू आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। So, that's how it is sometimes with the legal system. More or less it depends upon the candidate, what does he want, whether he or she is happy. तो because जैसा आपने कहा कि उनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये भी रहता है कि कल को अगर नहीं फेवर में आया तो फिर ये इससे भी महरूम रह जाएंगे। तो लेट्स हैव इट, ये माइंडसेट तो इंडिया में है ही। थैंक यू सो मच राहुल साहब। हमने 3 बड़े इंपॉर्टेंट केस आज डिस्कस किए हैं और बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलने वाली है, और इसी तरह हम फिर मिलेंगे फोर्टनाइट कुछ नए केसेस के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहें तो। नहीं, एब्सोल्युटली, आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग फर्दर टू से। आई थिंक अगर कुछ इन केसेस, इस टाइप के केसेस और भी लोगों के रहे हैं तो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एंड वी कैन टेक देम अप आल्सो। थैंक यू। तो बात की हमने मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन में लीगल अवेयरनेस फोर्टनाइट सीरीज में 3 इश्यूज पे। अगर आपका भी कोई इश्यू है या सुझाव है, missionaccessibility@gmail.com पर लिखिए। और थर्सडे को मिशन एक्सेसिबिलिटी हेल्पलाइन भी रन करता है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। रेडियो उड़ान पर और भी तमाम शोज आ रहे हैं डिसेबिलिटी के ऊपर, विदाउट डिसेबिलिटी के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास रहें। फिलहाल रेडियो उड़ान पर क्विज ओपन है, अगर आपको क्विजिंग में इंटरेस्ट है तो हम आपके लिए कंपटीशन लाए हैं, रेडियो उड़ान नेशनल क्विज। रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे रजिस्टर करें। फर्स्ट प्राइज 10,000, सेकंड 5,000 एंड थर्ड 3,000। प्योरली ऑनलाइन रहेगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi
and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं। पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से।